मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टडी करेंगे करंट इन ए कंडक्टर, ओम्स लॉ, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट इन ए कंडक्टर के नाम से जो टॉपिक है हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे एक कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए कंसिडर करते हैं और उसकी लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं स्मॉल एल। यानी कि हम लोगों ने कंसीडर किया एक कंडक्टर जिसका वॉल्यूम V किसके बराबर है, A इंटू L के बराबर, और इसको हम लोग जोड़ते हैं किसके साथ, एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ। और ये पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस देता है हमें कितना, कैपिटल V। हम लोगों ने माना है कि ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लिया यहाँ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये होगा हम लोगों के पास A इंटू L के इक्वल। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया तो आप लोगों को पता है कि यहाँ जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब इसके बाद आपको पता है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और यहाँ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v के साथ क्या करते हैं, मूव करेंगे। और एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि सरफेस पे प्रेजेंट थे, और ये फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग क्या करेंगे, मूव करेंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो यहाँ ऐसे बहुत से क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो इस कंडक्टर के अंदर हर एक जगह पर हो सकते हैं, यानी कि यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो नंबर डेंसिटी निकालनी होती है। तो यहाँ जो आप लोग बात करते हो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं, और ये होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंडक्टर का हम लोग वॉल्यूम रखते हैं। और ऐसा करने से यहाँ अगर हम लोग निकाल लें कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो हमारे पास हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor is, मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल N से लिखा और कैपिटल N हमारे पास आ जाता है किसके बराबर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्ट किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर के साथ। तो ऐसा करने से हम लोगों ने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए इस कंडक्टर के अंदर जो कि NaL के इक्वल है, जहां स्मॉल n हमारे पास क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इनसाइड द कंडक्टर। अब बात करें हम लोग यहाँ टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन्स के केस में कितना है। तो टोटल चार्ज को आप लोगों ने बताया कि हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करते हैं किसको फाइंड आउट करने के लिए, टोटल चार्ज को पता करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि टोटल चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज क्यू, और ये होगा हमारे पास n इंटू ई जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके अनुसार, और कैपिटल N की आप वैल्यू रखोगे तो ऐसा करने से ये रिजल्ट आ जाता है NaLe। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने टोटल चार्ज के बारे में पता किया है। अब देखिए करंट की जो डेफिनेशन है हमें क्या कहती है कि चार्ज बाय टाइम हमारे पास करंट होता है। मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एवरेज टाइम लेते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने के लिए, यानी कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाने के लिए। और वो जो एवरेज टाइम है वो मान लीजिए हमारे पास स्मॉल t हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो करंट होगा इस कंडक्टर के अंदर, करंट in the
कैपिटल आई, और जो ये कैपिटल आई हमारे पास ये टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम लिखा जाएगा। टोटल चार्ज हम लोगों के पास NaLe और डिवाइड में एवरेज टाइम हमने टी किया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और सब के सब इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड हो सकती है। तो ऐसा करने से हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिस्टेंस यानी कि लेंथ की टर्म में रख सकते हैं। और आप लोगों को पता है जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो इसलिए हम लोग t को क्या लिखेंगे यहाँ L/Vd लिखते हैं। तो ये टाइम हो जाएगा हम लोगों के पास। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम की वैल्यू को पुट करता हूँ, तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ देयरफॉर करंट I NaLe डिवाइड में L/Vd, और देखिए L से L कैंसिल होगा, और ऐसा करने से हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ जाता है ये आ जाता है NaE और इनटू में Vd। यहाँ n क्या है, स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिया हम लोगों ने, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है मैं पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो कंडक्टर के अंदर करंट है वो निकालते हैं, और किसी कंडक्टर के अंदर करंट का ही हमारे पास फॉर्मूला रहता है, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख सकते हो, रखना चाहोगे तो उसके अनुसार हम लोग इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, करंट को निकालते हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, और कैसे फिर हम लोग वहाँ से करंट की रिलेशन को निकाल देंगे, और करंट की रिलेशन वोल्टेज के साथ है, और वहाँ एक कांस्टेंट टर्म जो आती है जिसको आप रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से जानते हो। तो हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ हमें कहता क्या है और कैसे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। देखिए ये जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने क्या किया, किसी मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर करंट को पता किया बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या मेजर करता है कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है उस कंडक्टर के अंदर उतना ही करंट होता है। लेकिन यहाँ कुछ फिजिकल कंडीशंस क्या रहे, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा हो पाएगा। यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के या वोल्टेज के। तो ये कहता है कि जब आप कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वोल्टेज के। तो जो स्टेटमेंट है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, मैं उसको एक बार बोलता हूँ यहाँ। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हमें कहती है द अमाउंट ऑफ करंट flowing through any area of cross section of the conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor provided that physical conditions remains unchanged। इसने कहा हमें कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। और ये कैसे है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा था वहां। लेकिन हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं, और मैथमेटिक्स का एक नियम होता है कि हम लोग हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अलॉन्ग लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो राइट हैंड साइड होती है उसके साथ लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब यहां अगर मैं बात करता हूं करंट एंड वोल्टेज, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, और आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर है अगर जब तक आप उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से उसके साथ नहीं जोड़ते तब तक वहां करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ करंट एंड वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो करंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है,
और राइट हैंड साइड में आप डिपेंडेंट वेरिएबल को रखोगे तो भले ही थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि करंट आइडियल प्रोपोर्शनल है किसके पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। और जब हम लोग क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू R इंटू में I, और यहाँ जो R है वो कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, यानी कि करंट को अपोज करने का मीनिंग हम लोग कई बार गलत समझ जाते हैं, और वो गलत मीनिंग क्या है कि हम ये मानेंगे कि R करंट को अपोज करने का मतलब ये उसको डिक्रीज करता है, यानी कि करंट को कम करने का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो इस जो आपकी ये भ्रम है आपका कि रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, नदी के अंदर पानी बहता है और मान लीजिए बीच में बैरियर लगा हुआ है, तो बैरियर पानी को रोकने का यानी कि वाटर करंट को रोकने का काम करता है, न कि वो पानी को कम करता है। ऐसा ही रेजिस्टेंस का काम है, रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को रोकने का काम करेगा, ये करंट को ना तो इंक्रीज कर सकता और ना ही ये डिक्रीज कर सकता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, सिर्फ रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करने का। तो ये क्या करता है, अपोजिस करता है, यानी कि अपोजिस आई, यानी कि करंट को अपोज करेगा। और ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉडी लेवल की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स दिस इज द बॉडी लेवल प्रॉपर्टी, यानी कि ये पूरे के पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये बॉडी लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कंडक्टर की जो लेंथ है, एरिया है, उसको भी आप यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अब कई बार हमारे दिमाग में कंडक्टर के केस में ये आता है कि जो कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे या करंट पे डिपेंड करेगा। आप देखिए, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को डबल करूंगा तो करंट की वैल्यू भी वहां डबल होती है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास R इज इक्वल टू V बाई आई, सिर्फ यही रहेगा, यहाँ किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप वोल्टेज को 3 गुना करोगे तो करंट भी 3 गुना होता रहेगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा कि जो R का फॉर्मूला आप बार बार कितना प्राप्त करोगे, V बाई आई प्राप्त करते हो। दोबारा से सुनिए एक बार ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। ओम्स लॉ हमें कहता है कि जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ जो फिजिकल कंडीशंस जैसे आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन ये बोला गया है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, यानी कि ये रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनचेंज, ये जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, ये ना बदले। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा। और फिर मैंने बताया कि मैथमेटिकली हम लोग हमेशा लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, और ऐसा करने से R का रिजल्ट आ जाता है V बाई आई। अगर आप कंडक्टर को लेकर ग्राफ प्लॉट करते हो और ये जो ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा यानी कि जो स्लोप आएगा हमारे पास वो V बाई आई के बराबर आएगा। और ये ऑलमोस्ट आपका कितना एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। तो यानी कि वो सभी ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे वो ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। और उनके बीच में आपको यानी कि जो करंट और वोल्टेज के बीच में उनके केस में जो आपको लाइन दिखाई देगी वो एक लीनियर लाइन दिखाई देगी जो कि ओरिजिन O से स्टार्ट की जाएगी। यानी कि ओरिजिन O से जो एक लीनियर लाइन जो स्टार्ट होती है और बाय मेकिंग 45 डिग्री एंगल, तो ऐसे सभी कंडक्टर्स, ऐसे जो भी आपके सब्सटेंस हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। आपका ये इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, जो जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है स्मॉल वोल्टेज रेंज के अंदर। ऐसे ही कुछ कंडक्टर्स जो आपके हैं स्मॉल वोल्टेज रेंज के अंदर वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो ऐसे सभी कंडक्टर्स कहलाएंगे आपके ओमिक कंडक्टर्स। हो सकता है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर आए, नॉन ओमिक कंडक्टर वो होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और वहाँ आपको एक ऐसी लीनियर लाइन विद फ्रॉम ओरिजिन ऐसी नहीं दिखाई देगी, यानी कि कोई लीनियर लाइन जो
ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो, ऐसी लाइन हमें वहाँ दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे सभी कंडक्टर्स आपके कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सेमीकंडक्टर्स आएंगे, इंसुलेटर्स आते हैं, वो आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। तो यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर हमारे पास हो जाता है 1 ओम के इक्वल। और देखिए यहाँ 1 ओम, और ओम का जो सिंबल लिया जाएगा वो कैपिटल ओमेगा लिया जाता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है? जब वहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो करे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर। तो उस दौरान हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वो 1 ओम है। अब देखिए जो बात आती है रेजिस्टेंस का कारण क्या है, हम लोगों को ये बात समझनी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का कारण समझना है हम लोगों को। क्यों किसी कंडक्टर के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर रेजिस्टेंस बनता है और वो कैसे काम करता है, इसे लेकर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ के अंदर ही मैं डिस्कस कर रहा हूं अब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? आपको बताया गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट में हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, साथ में वहां एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और जैसे आप क्या करते हो, इस कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हो, यानी कि इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया मैंने और इस एंड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ऐसा करने से यहाँ क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बनने से यहाँ क्या सेटअप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे वो माइनस ए इंटू में ई वेक्टर ये होता है। और इस फोर्स के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे? एक्सेलरेट, और वो एक्सेलरेशन को प्राप्त करते हैं F/m। और ये जो एक्सेलरेशन होगा इनका अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और इस एक्सेलरेशन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के साथ, आयंस के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। और उस कोलिजन में ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? ड्रिफ्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सेलरेशन के कारण ये कोलाइड करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के साथ, और जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट आती है। देखिए कोलिजन का मतलब एक तरीके से रुकावट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक तो सीधा मूव करते, इनके पास में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना आता, कोई एटम्स मॉलिक्यूल्स ना होते, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने में क्या होता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमें प्रोवाइड करते। लेकिन क्या हुआ कि इनके पास में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, और ये उन सभी पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हुए जाते हैं। जैसे जैसे ये उनके साथ कोलाइड करते हुए जाएंगे तो इसका मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रुकावट आई, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब करंट को अपोज किया गया है। तो इस तरीके से जो कोलिजन है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो जन्म देता है किसको? रेजिस्टेंस को। और यही कारण होता है कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बनने का। तो आप लोगों को बताया कि जो कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के साथ, वही कोलिजन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आने का कारण होता है कोलिजन, और जितना ज्यादा वहां कोलिजन होगा उतना वहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बनेंगे उतना ज्यादा वहां क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये कारण होता है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये समझ में आ चुका है कि रेजिस्टेंस बनता क्यों है किसी भी कंडक्टर के अंदर। और मैं
आगे जाके आपको डिफरेंस बताऊंगा कि रेजिस्टेंस को हम बॉडी लेवल की प्रॉपर्टी बोलते हैं और एक रेजिस्टिविटी नाम से कंसेप्ट आएगा जो कि आपका पार्टिकल लेवल की, मटेरियल लेवल की प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में मैं डिफरेंस वहां आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को हम लोगों ने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, और रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा ये फिर हम वहां से ही बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए हम बात करते हैं प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। मैं फिर से यही बात करूंगा कि मैंने कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, उसकी लेंथ एल है, और वहां आपको पता है कि जो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है करंट इन ए कंडक्टर, वो फॉर्मूला हम लोगों के पास आ जाता है NEAVD। यहाँ जो VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब देखिए मैं यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास होती है VD, वो आती है किसके बराबर, स्मॉल e कैपिटल E बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द रिलैक्सेशन टाइम टॉ। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट है जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। यहाँ स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, और स्मॉल m जो मास ऑन इलेक्ट्रॉन है, और जो टो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ मैं ये वैल्यू लिखता हूँ। फिर उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होती है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्ट टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ टर्मिनल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम स्मॉल l कंसीडर करते हैं। तो V हमारे पास E इंटू में L होता है, और यहाँ से हमारे पास जो E की वैल्यू आ जाती है वो V बाई L आ जाती है। और मैं ये E की वैल्यू कहाँ रख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू के अंदर रख सकता हूँ। जब मैं ये V की वैल्यू E की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रखूंगा तो ऐसा करने से मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट है वो आ जाता है E टो बाय m इंटू में V बाय L। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। अब आपने क्या करना है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है करंट इन कंडक्टर के अंदर रख देनी है। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा NEA और इंटू में VD यानी कि E टो कैपिटल V बाय ml। अब आपने क्या करना है, E की प्रोडक्ट E के साथ ये E स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो रिजल्ट आ जाता है NE स्क्वायर A V टो बाय m इंटू L। अब हमने निकालना क्या है, R इज इक्वल टू V बाई I निकालना है। तो मैंने क्या करना है, V को इस साइड रखना है, I को मैं इधर लेके आऊंगा तो वो V की डिवाइड में आएगा। बाकी सारी की सारी टर्म्स मैं कौन सी साइड लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूं। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा यहां से, और V बाई I इज इक्वल टू ml बाई NE स्क्वायर A इंटू टॉ। अब देखिए V बाई I हमारे पास रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाता है ml बाई NE स्क्वायर A इंटू में टो। तो ये हम लोगों के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए m क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल A क्या है आपका लेंथ ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, टो क्या है रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहां से L और A तो है बॉडी लेवल की बातें, m बाई NE स्क्वायर टो जो है हमारा ये है पार्टिकल लेवल पे मटेरियल प्रॉपर्टी है ये। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। ये डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द कंडक्टर पर। आपको यहाँ याद रखना है, कभी आप गलतियां करो कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, करंट पे नहीं। हम कहेंगे कि R डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट किस पे, लेंथ पे, और ये डायरेक्टली रिलेशन है आपको पता है। सेकंड किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर, और तीसरा किस पे होता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर।
तो देखिए इन पैरामीटर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर जो रेजिस्टेंस है वही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया, प्रूफ निकाला उसका कि जो R है हमारा वो V/I के इक्वल आता है, और R का जो रिजल्ट होता है वो ml/ne² A इंटू में टो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का रिजल्ट होता है। यहाँ m/ne² टो जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A जो है यहाँ कैपिटल A है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और ओम्स लॉ के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ कारण बताया रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर क्यों होता है, ओम्स लॉ के बारे में बताया गया, कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या है और कैसे हम इस करंट डेंसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे हमारे इन टॉपिक्स के अंदर, और फिर मोबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, मोबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं करंट डेंसिटी। देखिए नाम में ही है करंट की डेंसिटी, यानी कि करंट डिवाइड में एरिया, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है। तो करंट को आप डिवाइड कर देते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये करंट डेंसिटी बन जाता है। तो हम बात करेंगे करंट डेंसिटी। देखिए करंट डेंसिटी है क्या हमारे पास, हम लोग कंसीडर करते हैं ये आपका कोई कंडक्टर है और आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्मली फ्लो करता है कहां से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से, और जो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो यानी कि यहाँ चार्ज बाय टाइम यानी कि जो करंट है आपका वो नॉर्मली फ्लो करे किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, यही हमारे पास होता है करंट डेंसिटी। मैंने आप लोगों को बताया कि करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, इट इज दैट क्वांटिटी इन विच द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हेल्ड नॉर्मली थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। और चार्ज बाय टाइम हमारे पास करंट होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे जो करंट डेंसिटी J है वो करंट को डिवाइड किया मैंने किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। अब कई बार ये होता है कि जो करंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर नॉर्मली ना फॉलो करे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे रिजल्ट को निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एरिया है वो इस तरीके से हो, एरिया वेक्टर, और जो करंट है वो ऐसे हो, यानी कि इनके बीच में करंट के और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थीटा कंसीडर करते हैं, ये इनके बीच का एंगल है, और इस साइड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंपोनेंट कंसीडर कर लेंगे, यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा a sin थीटा। तो यहाँ करंट डेंसिटी के केस में रिजल्ट ये भी लिखा जा सकता है I/a cos थीटा, यानी कि यहाँ जो एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट है एक तरीके से, या करंट की डायरेक्शन में या चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में जो एरिया का कंपोनेंट है वो आपका a cos थीटा है। तो हम लोग J को लिख देंगे I/a cos थीटा, और देखिए यहाँ से हमें पता लगता है कि जो I है हमारे पास वो J cos थीटा है, और आप लोगों को पता है जब भी cos एंगल आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट आती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कैसे, J वेक्टर डॉट में A वेक्टर। ये बात भी यहाँ साबित करती है कि करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या हो सकती है, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट रहेगी। तो इस तरीके से हम करंट डेंसिटी के बारे में बातें करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं आगे जाकर किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ हमारे पास है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक
फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। देखिए यहां आपको एक बात समझनी होगी रेजिस्टिविटी के बारे में, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है, यानी कि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, यानी कि पार्टिकल लेवल की मैं बात करता हूँ यहाँ, और रेजिस्टेंस के केस में बॉडी लेवल की हम लोग बात करते हैं। और यहाँ जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास वो हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाती है m/n² इंटू में टो। जो रेजिस्टेंस के केस में जो रिजल्ट था हमारा, मैं लिख सकता था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो वहाँ रेजिस्टिविटी लिया जाता है। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन किया था रेजिस्टेंस के केस में, वो रिजल्ट था ml/n² इंटू में टो। और मैंने बताया था कि m/n² टो जो है वो आपका मटेरियल है, मटेरियल नेचर ऑफ द मटेरियल है, और इसी को आप रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हो। और आप लोग अभी आगे जाके सीखोगे कि जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वो होती है कंडक्टिविटी, और 1/ρ ये हमारे पास आ जाता है कंडक्टिविटी। तो देखिए आप यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो भी लोगे, वो रो लेते हैं हम लोग, और जो रो हमारे पास होती है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर होती है। और रेजिस्टिविटी का जो रिजल्ट आ जाता है यहाँ से RA/L आता है। और आप देखिए यहाँ क्या करते हो, रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में, तो ओम मीटर जो बचेगी आपकी वो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट बचती है। और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दोगे जो मैंने अभी बताई थी ml/n² इंटू में टो, ऐसा करने से रेजिस्टिविटी का ये रिजल्ट हमारे पास बचेगा। हमने निकालना किसको है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ को निकालना है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है क्या हमारे पास, ये रिलेशनशिप है करंट डेंसिटी की या आपकी कंडक्टिविटी की और किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन, या फिर हम इसको करंट डेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन बोल सकते हैं। तो देखिए मैं निकालना चाहूँगा किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ को। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है कि जो I है वो NEA/VD, ये हमारे पास रिजल्ट होता है NEA/VD। मैं VD की वैल्यू लिखूंगा NEA कैपिटल E/M और इंटू में टो रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास। E से E मल्टीप्लाई होगा, E स्क्वायर हो जाएगा, फिर मैं E को लिखता हूँ किसके बराबर, V/L के बराबर, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ से जो रिजल्ट आ जाता है, अभी हम लिख लेते हैं इसको NE² A कैपिटल E टो बाय M, ये हम लोगों के पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए I/A, अभी मैंने बोला था क्या होता है हमारे पास, ये करंट डेंसिटी होता है। तो मैंने लिखा यहाँ से अब I/A इज इक्वल टू, मैं A को इसके डिवाइड में लेके जाता हूँ, तो I/A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी के बराबर। तो ये रिजल्ट बचेगा हमारे पास यहाँ से NE² कैपिटल A इंटू रिलैक्सेशन टाइम टो डिवाइड में M। अब आप ये देखिए यहाँ से m/n² टो जो हमारे पास वो रेजिस्टिविटी है, यहाँ क्या है ये n² टो बाय M, यानी कि 1/ρ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दोबारा से सुनिए, m/n² टो जो है हमारे पास वो रेजिस्टिविटी है, लेकिन ऊपर क्या है यहाँ n² टो बाय M है ये, यानी कि ये 1/ρ के इक्वल है। तो मैंने यहाँ से लिखा यहाँ J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू में E। और देखिए रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो होता है कंडक्टिविटी। तो ऐसा करने से ये सिग्मा इंटू में E आ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं J की E के साथ रिलेशन, या सिग्मा E J की जो रिलेशन है इसी को आप लोग नाम दोगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ आ जाता है हमारे पास, इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में कि मोबिलिटी हमारे पास है क्या और कैसे हम लोग मोबिलिटी को निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मोबिलिटी का कनेक्शन यानी कि मोबिल शब्द से है, और मोबिल का कनेक्शन मूवमेंट
मोमेंट से है, मोशन से है। अगर मैं बात करूं चार्ज पार्टिकल्स की, चार्ज कैरियर्स की या करंट कैरियर्स की, तो वो कब मूव करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी तरह का जो चार्ज कैरियर है वो हमेशा ड्रिफ्ट करता है, यानी कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्राप्त करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें मेटल्स के केस में, तो मेटल्स के केस में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और होल्स हो सकते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे? आपके आयंस होंगे, कैटायंस एंड एनायंस जो है आपके, वो चार्ज कैरियर्स वहां रहेंगे। तो वो सबके सब पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कौन सी स्पीड को प्राप्त करते हैं? वो ड्रिफ्ट स्पीड को प्राप्त करते हैं। और ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है, जो कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली हमारे पास क्या होगी, मोबिलिटी हमारे पास क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो यानी कि कितनी स्पीड को प्राप्त करते हैं, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्राप्त करते हैं चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसी को हम लोग नाम देते हैं मोबिलिटी। अब इसकी ऐसे यूनिट की अगर मैं बात करूं, यहाँ वेलोसिटी की ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर होती है। एक ऐसा यूनिट यहाँ से, ऐसा करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है पर वोल्ट पर सेकंड और मीटर स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। अगर अब आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड का या मोबिलिटी का जो रिलेशन है किसके साथ? रिलैक्सेशन टाइम के साथ। तो देखिए यहाँ म्यू इक्वल टू वीडी की वैल्यू लिखूंगा मैं ई, कैपिटल ई टॉ बाय एम, और फिर यहाँ कैपिटल ई पहले से ही डिवाइड में था, कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल। ऐसा करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है ई टॉ बाय एम ही आ जाता है। तो ऐसा करने से ये आपका जो मोबिलिटी का रिलेशन है ये रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में आ जाता है। अब आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो रिलैक्सेशन टाइम है मेटल्स के केस में वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीजेज इन केस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम घटता है, क्या बढ़ने पर? टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो इसका मतलब मेटल्स की जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ने पर। लेकिन जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर होते हैं उनके केस में टॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका? टेम्परेचर का। रिलैक्सेशन टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, रिलैक्सेशन टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। तो इसका मतलब क्या होगा ऐसी कंडीशन के अंदर? ऐसी कंडीशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज होती है। अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होती है तो ऐसे वहाँ क्या हो सकता है, जो मोबिलिटी है उसको हम लोग वहाँ देखेंगे। तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किन के केस में? सेमीकंडक्टर्स के केस में, इंसुलेटर्स के केस में विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपका सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में क्या होगा, जो वहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की, वही क्या होती है? चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ने या घटने के अनुसार। देखिए स्टूडेंट्स, आज के कुछ ये कंसेप्ट थे आप लोगों को जो मैंने यहाँ बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी जो वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं लगातार, और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पूरा करता हूँ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।